दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम वर्ष 2021। जी हाँ दोस्तों, इसके संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 30 मार्च 2021 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 17 साल बीत जाने के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा अब यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम को किस तरीके से लागू किया जाएगा, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में रूल्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 30 मार्च 2021 को जारी किया गया गजट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। उसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है और इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हीं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपको यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप ज़्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन को भी रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इन नियमों को यहाँ पर क्या कहा जाएगा। तो ये नियम यहाँ पर कहे जाएंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021, यानी कि 17 साल के बाद में केंद्र सरकार ने ये नियम यहाँ पर जारी किए हैं। और इसके बाद में ये नियम जिस दिन गजट नोटिफिकेशन में जारी हुए हैं उस दिन से ये लागू रहेंगे, यानी कि 30 मार्च 2021 से सभी केंद्रीय कर्मचारी जिनके की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में हुई है उन सभी के लिए ये नियम लागू हो चुके हैं। और उसके बाद में कौन कौन से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये नियम लागू रहेंगे ये बात यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में नौकरी में आए हैं उन सभी के लिए लागू रहेंगे। और इसमें शामिल रहेंगे यहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी, और डिफेंस सर्विसेज में जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी ये लागू रहेंगे। और यहाँ पर कुछ जो एम्प्लॉयज हैं जिनके के लिए लागू नहीं रहेंगे वो यहाँ पर है रेलवे सर्वेंट्स, यानी कि रेलवे कर्मचारियों के लिए सेपरेट नियम यहाँ पर जारी किए जाएंगे। उसके बाद में ऐसे कर्मचारी जो कि कैजुअल लेवर्स पर हैं या फिर जो डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट पर हैं उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम लागू रहेंगे नहीं रहेंगे। और उसके बाद में ऐसे कर्मचारी जो उनका की पेमेंट यहाँ पर कंटिजेंसी से किया जाता है उनके लिए भी ये नियम लागू नहीं रहेंगे। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये नियम लागू नहीं रहेंगे। और ऐसे कर्मचारी जिनका कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किया जाता है उनके लिए भी ये नियम लागू नहीं रहेंगे। और ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनको कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत कवर किया गया हुआ है, यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कवर हैं उनके लिए भी ये नियम लागू नहीं रहेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनका की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में हुई है उनके लिए ये नियम यहाँ पर लागू रहेंगे, बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये नियम लागू नहीं रहेंगे। उसके बाद में कुछ जनरल कंडीशंस यहाँ पर हैं कि जो स्कीम है या फिर जो रूल्स उनकी कंडीशन यहाँ पर क्या है। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम यहाँ पर है कि जैसे ही एक केंद्रीय कर्मचारी नौकरी में अब आएगा और जो आ चुके हैं जनवरी 2004 और उसके बाद में उनको सबसे पहले अपने आप को एनपीएस के तहत रजिस्टर करना है। इसके लिए एक सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसे फिल करके आपको आपका जो ऑफिस है उसमें आपको सबमिट कर देना है, यानी कि आपका जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसके पास में आपको सबमिट कर देना। सबसे ये कंपलसरी और महत्वपूर्ण काम है कि जैसे ये केंद्रीय कर्मचारी नौकरी में आता है तो उसे सबसे पहले अपने आप को एनपीएस के तहत रजिस्टर करना है। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर एचओडी का आपका एप्लीकेशन मिलता है तो 3 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन को यहाँ पर ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है उसके पास में भेज देना है उस केंद्रीय कर्मचारी के ज्वाइनिंग के 3 दिन के अंदर में ही। तो और उसके बाद में ये जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो एक कॉपी यहाँ पर अपने पास में रख लेगा और एक कॉपी यहाँ पर भेज दी जाएगी डीडीओ के पास में। और उसके बाद में ये जो काम है डीडीओ के द्वारा इस कॉपी को भेजा जाएगा पे एंड अकाउंट ऑफिस के द्वारा। उसके बाद में आपको एक यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपको एक प्रान नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उस प्रान नंबर में ही आपका जो सारा पैसा है वो यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, सारा पैसा यहाँ पर आपका रखा जाएगा पीएफआरडी के द्वारा। और ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं ये यहाँ पर आपको पूरी कर लेनी है। और यदि किसी वजह से सरकारी कर्मचारी की पहले महीने की सैलरी जब आती है और उस टाइम तक उस केंद्रीय कर्मचारी को प्रान नंबर यानी कि जो प्रान कार्ड है वो नहीं मिलता है तो उस सरकारी कर्मचारी की सैलरी से एनपीएस का जो पैसा है वो काट लिया जाएगा। और काटने के बाद में ही उस सरकारी कर्मचारी को पैसे का भुगतान यानी कि सैलरी का पेमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कुछ जनरल कंडीशन यहाँ पर है कि जैसे ही सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को अपने आप को एनपीएस के तहत रजिस्टर करना है, अपना प्रान नंबर लेना है और उसके बाद में सारा जो काम है
वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर यहाँ पर करना है, इसके बारे में डिटेल गाइडलाइंस नोटिफिकेशन में जारी की हुई है। यदि आपको उनके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी यानी कि जो सब्सक्राइबर है उसे भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो यहाँ पर काम करेगा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस पर, यानी कि यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को कितना कंट्रीब्यूशन करना है वो भी यहाँ पर फिक्स है, सरकार को कितना कंट्रीब्यूशन करना है वो भी यहाँ पर फिक्स है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक जो सब्सक्राइबर यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने एम्यूलमेंट्स यानी कि उसकी जो सैलरी है, जैसे कि उसका बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता, उसका 10% हर महीने यहाँ पर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा। और उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन है उसे नेक्स्ट हायर रुपीज़ में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। मान लो यदि वो पॉइंट्स में आता है तो उसे नेक्स्ट हायर रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आता है उसे एनपीएस खाते में जमा कर दिया जाएगा। और यदि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी से एब्सेंस है तो उस पीरियड का कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर लीव सैलरी नहीं मिली है, तो यदि सरकारी कर्मचारी को लीव सैलरी मिलती है तो उस कंडीशन में सरकारी कर्मचारी को कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करना होगा। लेकिन और फिर यहाँ पर बात आती है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को एरियर्स ऑफ सैलरी मिलता है, यानी कि सैलरी का एरियर यहाँ पर मिलता है, तो उस एरियर से भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रिकवर किया जाएगा। और जिस मंथ में रिकवरी यहाँ पर की जाती है उस मंथ के हिसाब से ही उस सरकारी कर्मचारी के खाते में पैसा यहाँ पर जमा कर दिया जाएगा। और फिर बात आती है यहाँ पर कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का जो पैसा है वो देरी से जमा यहाँ पर किया जाता है एनपीएस में, तो उसके लिए सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा सरकार के द्वारा किया जाएगा यदि यहाँ पर डिले होता है पैसा जमा करने में। और फिर यहाँ पर ये भी कहा गया कि जैसे ही नेक्स्ट मंथ का जो 12th डे है उस डेट से पहले सरकारी कर्मचारी का जो पैसा है वो उसके एनपीएस खाते में जमा कर दिया जाएगा। यदि 12वें दिन के बाद में पैसा जमा होता है तो इसके लिए जितने भी दिन का डिले यहाँ पर हुआ है उसके लिए सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर इंटरेस्ट सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इंटरेस्ट का जो रेट है वो यहाँ पर रहेगा, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर जितना इंटरेस्ट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उतना पैसा इंटरेस्ट के रूप में सरकारी कर्मचारी के खाते में सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद में बात यहाँ पर आती है कि सरकार कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करेगी। तो उसके अलावा एक बात यहाँ पर और है कि एक सरकारी कर्मचारी यदि अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसे 10% से ज़्यादा यदि वो करना चाहता है तो वो यहाँ पर कर सकता है। ये सरकारी कर्मचारी को एक छूट यहाँ पर दी हुई है कि वो 10% से ज़्यादा भी अपना कंट्रीब्यूशन एनपीएस में कर सकता है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारी जरूर उठा सकते हैं। और इसके बाद में बात आती है यहाँ पर सरकार के कंट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के जो इम्यूलमेंट्स हैं, जैसे कि उसका बेसिक सैलरी और डीए, उसका 14% यानी कि 14% हर महीने सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा करेगी। तो ये यहाँ पर जो सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी जमा वो किया जाएगा। और इसे यदि पॉइंट्स में पैसा आता है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर तो उसे नेक्स्ट हायर रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन की रेट है 10% सरकारी कर्मचारी का और 14% केंद्र सरकार का, ये यहाँ पर समय समय पर चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है नोटिफिकेशन में कि यदि कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आती है और सरकार इसे टाइम टू टाइम चेंज भी यहाँ पर कर सकती है। फिर बात आती है यहाँ पर कि यदि जो इंडिविजुअल का पैसा है कंट्रीब्यूशन है यदि उसको क्रेडिट करने में यदि डिले यहाँ पर होता है तो उसके लिए सरकारी कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से उस डिले पीरियड के लिए उस सरकारी कर्मचारी को इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये कुछ जनरल रूल्स यहाँ पर हैं एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल्स 2021 के बारे में, जो उनका कि जानना हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण है। और खासतौर से इसमें एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। कल इसके बारे में एक वीडियो बनाया गया था यानी कि पार्ट 1, और उसमें एनपीएस के बारे में जनरल जानकारी यहाँ पर दी गई थी। तो ये जो दूसरा वीडियो है ये सरकारी कर्मचारी खासतौर से जो एनपीएस में कवर्ड हैं उन सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार रहेंगे। तो लगभग यहाँ पर हम 11 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि हर एक एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि यदि एनपीएस में कवर्ड एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है और उस
उस विकलांगता की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो कौन से बेनिफिट यहाँ पर उस सरकारी कर्मचारी को और उसके फैमिली मेंबर्स को मिलने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक यहाँ पर आएगा कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी जब सुपर एनुएशन यानी कि उसकी पूरी 60 साल होने के बाद में यदि वो नौकरी से रिटायर्ड होता है तो कौन से बेनिफिट उसे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तीसरा टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि जब एक सरकारी कर्मचारी 20 साल की नौकरी करने के बाद में यानी कि रेगुलर सर्विस करने के बाद में यदि वो वीआरएस यहाँ पर ले लेता है तो कौन से बेनिफिट उसे मिलने वाले हैं। चौथा टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि यदि एक सरकारी कर्मचारी को FR 56 जे के तहत कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है यानी कि वीआरएस उसे यहाँ पर दे दिया जाता है FR 56 जे के तहत उसके कामकाज के आधार पर, तो कौन से बेनिफिट उसे यहाँ पर मिलने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एक सरकारी कर्मचारी बीच में ही अपनी नौकरी छोड़ देता है यानी कि वो रेजिग्नेशन यहाँ पर दे देता है तो कौन से बेनिफिट यहाँ पर उसे मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि यदि एक सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड है और वो किसी कॉरपोरेशन या फिर कंपनी या फिर किसी बॉडी के तहत उसे यहाँ पर एब्जॉर्व कर लिया जाता है तो कौन से बेनिफिट उसे मिलने वाले हैं, यानी कि उसकी जो पिछली सर्विस है वो काउंट की जाएगी नहीं की जाएगी, उसकी पेंशन कितनी बनेगी, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर यहाँ पर रहेगा कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि इनवैलिडेशन की वजह से रिटायरमेंट उसका हो जाता है तो कौन कौन से एंटाइटलमेंट यहाँ पर रहेंगे, कौन से बेनिफिट उसे मिलेंगे। और फिर यहाँ पर ये रहेगा कि यदि एक सरकारी कर्मचारी जिसे कि शारीरिक विकलांगता की वजह से नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, बोर्डिंग आउट उसे कर दिया जाता है, खासतौर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उस केस में ऐसा देखने को मिलता है, तो कौन कौन से बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो उसका क्या असर यहाँ पर पड़ने वाला है उसकी पेंशन पर। और फिर 10वां टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय पर उसके खिलाफ कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर पेंडिंग है यानी कि विभागीय कार्रवाई यहाँ पर लंबित है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी पेंशन पर। और लास्ट में यहाँ पर रहेगा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड है उसकी मृत्यु यहाँ पर नौकरी के दौरान ही मिल जाती है तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और कितनी फैमिली पेंशन उसे यहाँ पर मिलेगी, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर लास्ट में दी जाएगी। तो ये 11 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा की जाएगी। गजट नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू कर लेते हैं हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक ये है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, शारीरिक रूप से यदि वो विकलांग हो जाता है तो कौन कौन से फायदे उसे यहाँ पर मिलने वाले हैं और उसके लिए सरकारी कर्मचारी को क्या करना होगा इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि एनपीएस के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवाओं में कार्य ग्रहण करने के समय उसकी मृत्यु या फिर निःशक्तता के आधार पर सेवा मुक्ति या फिर असक्तता होने पर सेवानिवृत्त होने की दिशा में एनपीएस या फिर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के अधीन हित लाभ पाने के लिए प्रारूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आते हैं वो भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे। यानी कि पर कहने का मतलब यह है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड है उसकी यदि मृत्यु हो जाती है नौकरी के दौरान ही तो उसके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। और इसके अलावा यदि सरकारी कर्मचारी को शारीरिक रूप से विकलांगता होने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो यहाँ पर केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नियम 1939 के तहत मिलने वाले जो डिसेबिलिटी पेंशन के बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इसके लिए सरकारी कर्मचारी जो कि नए नौकरी में आते हैं उनको भी और जो पहले से एनपीएस में कवर्ड हैं उनको भी प्रारूप 1 में अपना विकल्प भर के अपने हेड ऑफ द ऑफिस को सबमिट करना है। ये सभी सरकारी कर्मचारियों को करना है जो कि नौकरी में पहले से भी हैं और जो एनपीएस में कवर्ड हैं उन सभी को प्रारूप 1 यानी कि प्रोफार्मा 1 में अपने विकल्प का प्रयोग करके अपने एचओडी को जमा करना है। और उसके बाद में उन्हें यहाँ पर यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यदि वो विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत डिसेबल पेंशन का भुगतान भी उन्हें यहाँ पर किया जाएगा। और इसके बाद में सरकारी कर्मचारी को प्रारूप 2 यानी कि प्रोफार्मा 2 जो है
उसमें अपनी फैमिली की पूरी जानकारी भी अपना जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसे प्रस्तुत करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के फैमिली में कुछ बदलाव यहाँ पर होते हैं एक बार सबमिट करने के बाद में, तो उसकी जानकारी भी सरकारी कर्मचारी को देनी होगी। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु यदि यहाँ पर हो जाती है या फिर सरकारी कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और सीसीएस पेंशन रूल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर। और उसके बाद में दूसरा जो बेनिफिट यहाँ पर है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी सुपर एन्यूएशन पर से नौकरी से रिटायर्ड होता है यानी 60 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में, तो उसे कौन से बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं उसके बाद में। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसा सब सरकारी कर्मचारी जो सुपर एन्यूएशन की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता है या फिर यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा को अधिवर्षिता की अवधि से आगे विस्तारित किया गया है, तो यहाँ पर सुपर एन्यूएशन की आयु के पश्चात सेवा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर वह पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण नियम 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को यथा स्वीकार्य हित लाभों का हकदार होगा। तो यहाँ पर जो सरकार के द्वारा 2015 में रूल जारी किए गए थे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम, उनके अनुसार बेनिफिट यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि जो आपका पैसा यहाँ पर है, जैसे में कि आपका जो 60% पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा, 40% आपका एन्युटी में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसके तरफ आपको पेंशन यहाँ पर फिक्स की जाएगी। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में तीसरी बात यहाँ पर आती है कि यदि सरकारी कर्मचारी 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में वीआरएस यहाँ पर ले लेता है, तो कौन से बेनिफिट उसे मिलने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा 20 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में 3 महीने से अन्यून का सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है। यानी कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पर वीआरएस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि परंतु यह नियम वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ सहित ऐसे अभिदाता को लागू नहीं होगा जो कि विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और अन्य सहायता कार्यक्रम का अधीन सौंपे गए कार्य पर हैं या फिर मंत्रालयों या विभागों कि विदेश में स्थित कार्यालय में उनकी तैनाती है या फिर किसी विदेशी सरकार में एक विनिर्दिष्ट संविदा पर सौंपे गए कार्य पर यदि वो हैं और जब तक कि भारत में स्थानांतरित होने के पश्चात उसने भारत में पद पर कार्यभार पुनर्ग्रहण न किया हो और 1 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सेवा न की हो। हालांकि यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी हैं वो भी 20 साल की नौकरी करने के बाद में 3 महीने का एडवांस नोटिस देकर वीआरएस यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका भी फायदा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उपनियम 1 के अधीन दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति की अपेक्षा होगी। यानी कि आपका जो एचओडी है उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी यहाँ पर कर सकता है। फिर यहाँ पर 3 महीने का जो नोटिस है उसके बाद में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी है जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का चुनाव करता है और जिसने नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय के लिए आवश्यक नोटिस दिया है, ऐसे सरकारी कर्मचारी प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के अतिरिक्त अपने नोटिस को वापस लेने से रोक दिया जाएगा, परंतु वापसी के लिए अनुरोध उनकी सेवानिवृत्ति की आसित तारीख से कम 15 दिन पूर्व किया गया। यानी कि सरकारी कर्मचारी अपना जो वीआरएस का नोटिस है उसे वापस भी यहाँ पर ले सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर जो ये भी कहा गया है कि ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो कि अपनी वीआरएस यहाँ पर ले लेते हैं, तो उन सरकारी कर्मचारियों को पीएफआरडीए के द्वारा जो पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण नियम 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को स्वीकार्य हित लाभों का हकदार होगा। यानी कि जब एक सरकारी कर्मचारी सुपर एन्यूएशन पर जो लाभ उसे मिलते हैं, सेम लाभ उसे यहाँ पर वीआरएस लेने की कंडीशन में भी दिए जाएंगे। और फिर यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या फिर हित लाभों के भुगतान को स्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण
विनियम 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा। तो जो वीआरएस में कवर्ड सरकार वीआरएस लेने वाले सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पर वीआरएस ले सकते हैं और उन्हें जो भी बेनिफिट्स हैं जो कि सुपरिनटेंडेंट पर मिलने वाले हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि मूल नियमों के नियम 56 के तहत यदि को सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति यहाँ पर दे दी जाती है तो कौन से बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो मूल नियम 56 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवानिवृत्त है, या फिर जो अपने सेवारत प्रतिष्ठान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 28 फरवरी 2002 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत यथा अधिसूचित समय समय पर यथा संशोधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का चयन करता है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को भी यहाँ पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहार नियम 2015 के अधीन अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के लिए यथा स्वीकार्य हित लाभों का हकदार होगा। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी को FR 56J के तहत उसके कामकाज के आधार पर कंपल्सरी रिटायरमेंट यहाँ पर दे दिया जाता है, उसे भी वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक सुपरिनटेंडेंट यानी कि पूरी नौकरी करने पर रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट उस सरकारी कर्मचारी को भी दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर अगली बात आती है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है, तो कौन से बेनिफिट्स उनसे आने पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि सरकारी सेवा या फिर पद से त्यागपत्र देने पर जब तक कि ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवर्षता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथा स्वीकार्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस में से एक मुश्त और वार्षिकी का भुगतान सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय उस पर तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, उससे 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे यदि सरकारी कर्मचारी नौकरी त्यागपत्र दे देता है उस कंडीशन में भी, और सरकारी कर्मचारी यहाँ पर अपना जो रेजिग्नेशन है वो वापस भी ले सकता है। फिर यहाँ बात आती है कि देखो सरकारी कर्मचारी किसी निगम, कंपनी या फिर निकाय में उसके अधीन आमिलन पर मिलने वाले फायदे। तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार के पूर्णतः या फिर आंशिक स्वामित्व या फिर नियंत्रित निगम या कंपनी या फिर केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या फिर वित्त पोषित किसी निकाय में या फिर उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमिलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है। तो ऐसे आमिलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और पेंशन निधि विनियामक या फिर विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षता पर अभिदाता की निकासी के मामले में यथा स्वीकार्य हित लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। यानी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे कि किसी कंपनी, निकाय या फिर उसके अधीन आने वाले किसी संस्थान में उसे एब्जर्व कर लिया जाता है, तो उस एक सरकारी कर्मचारी को भी यानी सुपरिनटेंडेंट पर मिलने वाले सारे बेनिफिट्स भी इस कंडीशन में भी दिए जाएंगे। तो ये फायदे उसे मिलने वाले हैं। फिर अगला जो टॉपिक यहाँ पर है कि यहाँ पर कहा गया कि अविधि मान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी। तो यहाँ पर कहा गया कि अधिवक्ता के निःशक्त होने के मामले में जहाँ दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, कथित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा, परंतु ऐसा अभिदाता दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अधीन यथा विहित सक्षम प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि दिव्यांगता की वजह से नौकरी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें भी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर बात आती है अगले टॉपिक की। बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने नियम यहाँ पर बनाए हुए हैं और यहाँ पर ये भी कहा गया कि निःशक्तता के कारण सेवा से कार्य मुक्त किए जाने पर यदि किसी सरकारी कर्मचारी को विकलांगता की वजह से नौकरी से निकाल दिया था तो कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जहां अभिदाता ने केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा या साधारण पेंशन नियम 1939 के अधीन हित लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था, या फिर जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम का विकल्प है, सरकारी सेवा के कारण होने वाली निःशक्तता के कारण सेवा से कार्य मुक्त किया जाता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा या साधारण पेंशन नियम 1939 के अनुसरण में हित लाभों के संवितरण के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर
दिव्यांगता की वजह से, विकलांगता की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसे यहाँ पर केंद्रीय सिविल असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत मिलने वाले सारे जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि यदि अभिदाता उपनियम 1 के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करता है तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान अभिदाता को एक मुश्त में किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सीसीएस पेंशन रूल्स असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ लेना चाहता है तो उसका जो सारा जमा पैसा है वो सरकार के खाते में चला जाएगा और उस सरकारी कर्मचारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर पदच्युति का सरकारी सेवा से हटा जाने का प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी को FR 56G के तहत यदि नौकरी से निकाला दिया जाता है तो कौन से बेनिफिट उसे यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर कहा गया कि सरकारी सेवा से शास्त्रीय स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी को किया जाता है या फिर नौकरी से या फिर पद से हटा दिया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथाशीघ्र अभिदाता को संचित पेंशन कॉर्पस से एक मुश्त और वार्षिक राशि संदेह होगी और जो भी नियम है उसके अनुसार उसे भुगतान यहाँ पर किया जाता रहेगा। फिर यदि कहीं पर कुछ डिपार्टमेंटल कार्रवाई पेंडिंग है उस मामलों को किस तरह ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर ये है कि जो फैमिली पेंशन है उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। और यहाँ पर कहा गया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए कौन कौन से फायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर तो सरकारी कर्मचारी जिसने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली असाधारण पेंशन नियम 1939 के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प जो कि प्रोफार्मा 1 था उसका प्रयोग किया था। इसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यक्तिक्रम विकल्प है या फिर सेवानिवृत्त अभिदाता जैसे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 16 के अंतर्गत में असक्तता पेंशन या फिर केंद्रीय सिविल सेवा साधारण पेंशन नियम 1939 के नियम 17 के संदर्भ में निःशक्तता पेंशन मिली हो तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 1972 के अनुसार में हित लाभों के संवितरण के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा और इसके लिए जो सारा काम है वो उसके HOD को करना है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो यदि कर्मचारी की मृत्यु होने पर केंद्रीय सिविल सेवा साधारण पेंशन नियम 1939 या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत उप नियम 1 के अनुसार में कुटुंब को हितलाभ दे है तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके पक्ष में पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम 19 के अंतर्गत नाम निर्देशन किया गया है। यदि ऐसा नाम निर्देशन नहीं है या फिर यदि किया गया है नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की फैमिली को फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा और जो जमा पैसा है उसे सरकार के खाते में ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये कही गई है कि सरकार का जो अंशदान है और उस पर जो प्रतिलाभ यहाँ पर मिला है यानी कि रिटर्न जो मिला है उसे सरकार के खाते में भुगतान किया जाएगा और बाकी का जो पैसा यानी कि सरकारी कर्मचारी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे सरकारी कर्मचारी के जो नॉमिनी हैं उन्हें उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एनपीएस के तहत कवर्ड सरकारी कर्मचारी और उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाले हैं। और इसके बाद में अगले आने वाले जो वीडियो है उसमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इन रूल्स के बारे में दी जाएगी तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपके दोस्तों के साथ में बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।